लड़पन और अपनापन रखते हुए कि इन बच्चों को ये मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो उपस्थित हुए हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं। हाँ जी, जेके जैन साहब। धन्यवाद, धन्यवाद सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं थोड़ा सा जो इसमें बैंकिंग में है, जैसे कि मुझे बताया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र हमें क्यों चुनना चाहिए, ये मुझे विषय दिया गया है। तो मैं इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव उसमें नहीं जाऊंगा, केवल जो है थोड़ा सा उसके बारे में हमें क्यों चुनना चाहिए, क्यों हमारी जो है इच्छा होनी चाहिए बैंकिंग में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यदि आप उसे चुनते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो बैंक में जाने के बाद यदि आपका अपॉइंटमेंट किसी भी श्रेणी में हुआ है, चाहे वो क्लरिकल में हुआ है, चाहे सबऑर्डिनेट में हुआ है, चाहे ऑफिसर्स में हुआ है, उसमें आपके प्रमोशन के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा हैं। आप ये है किसी स्तर तक भी आपका प्रमोशन हो सकता है। मान लिया आपने यदि क्लरिकल में आपने बैंक में ज्वाइन किया है, तो आपको चांसेस हैं कि आप सीजीएम की पोस्ट तक भी वहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि क्लरिकल में यहाँ तक कि आपके जो है चांसेस हैं। यदि आपने पीओ के रूप में आपने जो है बैंक में ज्वाइन किया है, तो उसमें तो कोई स्तर नहीं है, वहां तो चेयरमैन की सीट तक भी आप जा सकते हैं। मैं इसमें क्योंकि प्रमोशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं इसमें केवल अपना उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं केवल मात्र 19 साल का था, 18 साल की अवस्था में मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया था, तो मैंने एक एग्जाम दिया और मेरा अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट थी, परंतु वहां ज्वाइन करने के बाद 3-4 महीने मैंने सर्विस की, तो मुझे पता चला कि वहां पे प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है। अब प्रमोशन के चांसेस क्या नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी पोस्टिंग वहां पे क्लरिकल के रूप में हुई थी, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा वहां पर प्रमोशन हो सकता था, हेड क्लर्क के रूप में प्रमोशन हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं घबराया कि भाई यहाँ तो आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, मुझे तो बैंक में, और मेरा शुरू से ही मेरा ये था कि मैं बैंक में ज्वाइन करूं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूं कि केवल पंजाब बैंक में एक टेम्परेरी जॉब लीव वैकेंसी का 1 साल का मुझे जॉब मिला, का मेरे पास ऑफर आया था, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का जो है जॉब छोड़ के चला आया वहां से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस नहीं है। तो ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि हमें केवल ये नहीं कि हमने एक चीज ज्वाइन कर ली, उसके आगे के एस्पेक्ट भी हमें देखने होंगे कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं बैंकों में, जिसने व्यक्ति ने यदि सबऑर्डिनेट स्टाफ यानी चपरासी या गार्ड के पोस्ट पर जो है उसने ज्वाइन किया और वो बैंक से रिटायर हुआ है एजीएम की पोस्ट से, और यदि किसी ने क्लरिकल ज्वाइन किया है, ऐसे स्टेट बैंक में, मैं स्टेट बैंक से हूँ, तो स्टेट बैंक में ऐसे कई चांसेस आए हैं जो व्यक्ति क्लरिकल में जो है ज्वाइन करने के बाद वो सीजीएम की पोस्ट से वो रिटायर हुआ है, तो यहाँ तक उसमें प्रमोशन के मिल सकते हैं। अब दूसरी चीज क्यों हमें बैंक ज्वाइन करना चाहिए, दूसरी चीज मैं बता दूं कि दूसरी चीज बैंकों के अंतर्गत इस प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं बैंक के अंदर कि सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक के अंदर होम टू होम फैसिलिटी उपलब्ध है। अब आप कहेंगे कि होम टू होम फैसिलिटी क्या है? होम टू होम फैसिलिटी से क्या तात्पर्य है कि यदि हम बैंक में ज्वाइन कर चुके हैं, बैंक में कार्य कर रहे हैं, चाहे क्लरिकल के रूप में चाहे ऑफिसर के रूप में, तो हमें जिस घर में हम रहते हैं, सबसे पहले वो घर यदि हमारा किराए पे है तो बैंक उसका किराया देता है, और यदि हमारा अपना है तो बैंक ने उसे खरीदने के लिए लोन दिया है। अब दूसरी चीज, हम सुबह सोकर उठते हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती है? अखबार की जरूरत होती है। अखबार बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। बैंक घर के अंदर फर्नीचर रखने के लिए फर्नीचर की जरूरत होती है, बैंक आपको फर्नीचर प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो हर 5 साल के बाद आपको उसका रिप्लेसमेंट देता है। अब तीसरी चीज क्या हुई? अब आगे ये सब चीजें करने के बाद आप तैयार होके बैंक जाने की तैयारी करते हैं, तो आपके को क्या जरूरत है? व्हीकल की जरूरत है। व्हीकल के लिए ग्रेड के अलग अलग अनुसार, सर्विस के अनुसार जो है आपको बैंक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो है की व्यवस्था बैंक आपको कराएगा, उसके लिए लोन आपको देगा। अब आपको कार या 2 व्हीलर तो मिल गया, उसको चलाने के लिए बैंक आपको डीजल या पेट्रोल की व्यवस्था भी बैंक करता है, वो आपको देता है। अब बैंक आप जा रहे हैं तो कुछ कागज वगैरह भी लेकर जा रहे हैं, तो आपको ब्रीफ केस भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो ये, इसके अलावा अब आप बैंक पहुंच गए, बैंक पहुंचने के बाद आपको ग्राहक को एंटरटेन करना है। एंटरटेन करने के लिए एंटरटेनमेंट के जो है अलाउंस आपको जो है बैंक प्रदान करता है। घर में आपके बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको जो है स्कॉलरशिप बैंक प्रदान करता है।
और बच्चों की पढ़ाई के लिए कंसेशनिंग रेट के ऊपर जो है आपको एजुकेशन लोन बैंक प्रदान करता है। दूसरे साथ में बैंक आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखता है। बैंक आपको जो है 4 साल में एक बार या 2 साल में एक बार जो है LFC लीव ईयर कंसेशन पर जाने के लिए, जिसमें एक निश्चित जो है एक वो दे देता है कि इतने किलोमीटर तक जो है आप, तो उस किलोमीटर के फेयर में मान लिया आप एयर फेयर के लिए जो है एंटाइटलमेंट है और आप 4000 किलोमीटर के लिए एंटाइटलमेंट है और 4000 किलोमीटर का जो है फुल फेयर बैठता है 90,000 आने जाने का। तो 90,000 के फेयर में आप दूसरे किसी साधन से आप केवल जो है पूरे इंडिया में यहाँ तक भी अब्रोड भी घूमकर आ सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आपकी पोस्टिंग शहर से बाहर है तो आपको साल में 2 साल में एक बार आपको जो है घर पे जाने की व्यवस्था भी बैंक करता है। ये सब फैसिलिटी जो मैंने आपको बताया, होम टू होम फैसिलिटी, ये फैसिलिटी आपको प्रदान करता है। बैंक में जितने भी एम्प्लॉई हैं, यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी बैंक आपको इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट का जो है सुविधा प्रदान करता है। दूसरे लोअर इंटरेस्ट पर जो है आपको चाहे हाउसिंग लोन हो चाहे कोई दूसरे प्रकार का कार लोन हो, उसमें वो आपको जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आपको वो सुविधा प्रदान करता है। और उसके अंतर्गत भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या तात्पर्य है कि आपको जो ऋण दिया जाएगा उस पे पहले ब्याज लगेगा और उसके बाद जो है वो जो ब्याज का रिपेमेंट होगा और ब्याज का रिपेमेंट होने के बाद जो है फिर उसका जो है असल का भुगतान आपका किया जाएगा। अब ये तो चीज हुई कि क्या क्या सुविधाएं हमें बैंक के अंतर्गत प्राप्त हैं और क्यों हमें बैंक को चुनना चाहिए। अब दूसरी चीज होती है कि हम बैंक को ज्वाइन कैसे करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक के ज्वाइन करने के लिए चाहे वो क्लरिकल की पोस्ट हो या सुपरवाइजिंग की पोस्ट हो, पीओ की पोस्ट हो, आजकल तो जो है बैंक के अंतर्गत स्केल 2 स्केल 3 सीनियर पोस्ट के लिए भी, टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अलग से रिक्रूटमेंट होते हैं। अलग अलग यहाँ तक कि डीजीएम तक की पोस्ट के लिए भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। तो किसी भी पोस्ट के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर, चाहे वो क्लरिकल हो चाहे सुपरवाइजिंग हो, उसमें एक सिंपल ग्रेजुएशन आपका जो है वो क्राइटेरिया है। सिंपल ग्रेजुएशन, मान लिया आपने शास्त्री में जो है ग्रेजुएशन की है, बीए सिंपल बीए आपने किया हुआ है, तो आप एंटाइटल हैं उसके क्लरिकल पोस्ट के लिए भी और पीओ के पोस्ट के लिए भी। अंतर क्या है? अंतर है थोड़े से सिलेबस का, अंतर सिर्फ सिलेबस का है। अब बैंक के अंतर्गत 3 अलग अलग श्रेणियों में टेस्ट होते हैं। सबसे पहले बैंक गवर्नमेंट ने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था 28 बैंकों का, जिसमें से 20 बैंक ऐसे थे जो दूसरे बैंक थे और 8 बैंक तो स्टेट बैंक और उसके एसोसिएट बैंक थे। तो स्टेट बैंक और उसके एसोसिएट बैंक का अपना अलग एक्ट है, अपना अलग सिस्टम है। जो स्टेट बैंक है वो अपने जो रिक्रूटमेंट है वो अपना अलग करता है अपना, और उससे किसी दूसरे का कोई संबंध नहीं है। तो जो स्टेट बैंक है और उसके एसोसिएट, अब तो वो सब एसोसिएट बैंक सब मिलकर स्टेट बैंक में ही है, हो गए हैं। अब केवल नाम केवल जो है स्टेट बैंक है। तो केवल स्टेट बैंक जो है अपना रिक्रूटमेंट अलग करता है। इसके अलावा जो अलग 20 बैंक थे, 20 बैंकों के भी अब जो है मर्ज करके काफी कम बैंक रह गए हैं, 8 या 10 बैंक हमारे रह गए हैं। तो उनका एक अलग प्रोसेस है, वो होता है IBPS के माध्यम से। IBPS क्या है? IBPS जो है, IBPS जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सिस्टम जो ये है, उसके माध्यम से ये सारे टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट हैं ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। चाहे वो स्टेट बैंक का हो चाहे वो IBPS ये 20 बैंकों का हो, सबका जो है ऑल इंडिया बेसिस पे के माध्यम से होता है। और इसके अलावा तीसरा होता है हमारा रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक का हमारा अलग माध्यम है जो कि अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस जो है पोस्ट मानी जाती है, पोस्टिंग मानी जाती है। तो उसमें भी हम डायरेक्ट उसके अंतर्गत भी जब कभी वैकेंसी निकले हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के अंतर्गत हर साल बैंकों के द्वारा लगभग 1 लाख से भी ज्यादा व्यक्तियों का सिलेक्शन हर साल किया जाता है, चाहे वो जो है क्लरिकल की पोस्ट के लिए हो चाहे पीओ की। तो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट जो है बैंकों का हर साल किया जाता है। और जनरली जो आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस अधिकांशतः जो है जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी है या जनरल अवेयरनेस है, इनसे संबंधित ये सब चीजें जो है उन्हीं से संबंधित सभी प्रकार की जो है ये टेस्ट में आते हैं।
अब सबसे पहले जो मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि जो है शास्त्री वर्ग के बंधु हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रकार जो है किस प्रकार का सिलेबस इसमें होगा, तो इसमें मैं बता दूं कि स्टेट बैंक के अंतर्गत मान लिया अब क्लरिकल पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस होगा दोनों के अंतर्गत, चाहे वो स्टेट बैंक का हो चाहे आईबीपीएस का हो, उसके अंतर्गत चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे पीओ का हो, सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें पास होने के बाद यदि उसमें आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मेन एग्जाम होता है, और मेन एग्जाम में पास होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू प्रोसेस के अंतर्गत आपको जो 80% प्रोसेस जो वेटेज है वो आपको वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट का, और उसके बाद 20% वेटेज जो दिया जाएगा वो इंटरव्यू का होगा। तो इसलिए इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मान लिया क्लरिकल के उसमें मान लिया स्टेट बैंक के क्लरिकल के उसमें आप जो है जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो जो प्रिलिमिनरी जो होगा पहले प्री एग्जाम होगा, उसके अंतर्गत जो ये 100 नंबर का आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे उसके। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो है 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर का होगा। ऐसे ही रीजनिंग से संबंधित है उसमें भी वो आपके 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही आपके जो है नंबर होंगे इसके अंतर्गत। और इसके अलावा जो मेन का ये तो हुआ आपका प्रिलिमिनरी आपका जो है। अब आपका जो मेन है, मेन जो आपका एग्जाम होगा ये आपका 190 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत 190 नंबर के अंतर्गत जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। ऐसे ही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का होगा। ऐसे ही जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके भी 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का और 50 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके ये टेस्ट हुए, ये आपका हुआ जो आपका क्लरिकल पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए ये सिलेबस आपका हुआ। अब यदि आप पीओ के लिए भर रहे हैं तो पीओ के लिए भी वही 2 एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्री एग्जाम के अंतर्गत यदि पीओ का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत भी आपका प्री एग्जाम जो है 100 नंबर का होगा। वही इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे, वही 30 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के। और रीजनल एबिलिटी भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35। सेम वही जो आपका क्लरिकल का था वो इसके अंतर्गत भी वही सेम रिपीट है, वही सब चीजें हैं। अब इसके अंतर्गत जो मेन एग्जाम होगा उसके अंतर्गत भी आपका पीओ के रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है इसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। जनरल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का होगा। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो है ये 35 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का होगा। तो इस प्रकार टोटल मिला के 155 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। इसके अलावा पीओ के अंतर्गत एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा अलग से, जो जिसके अंतर्गत जो 50 मार्क्स का होगा वो अलग से जो है इंग्लिश का जो है एक आपका डेस्क्रिप्टिव जो टेस्ट आपका होता है वो अलग से होगा। तो ये सब जो टेस्ट है सिमिलरली जो है आपका आईबीपीएस में भी इसी प्रकार से क्लरिकल और पीओ के लिए इसी प्रकार के टेस्ट होते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि हमें शास्त्री वर्ग क्योंकि जो है बीए पास करके शास्त्री वर्ग में या दूसरे वर्ग में जो है वो करके वो जो है आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं, तो जो ये इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ये हमारे जो टेस्ट हैं चाहे वो जो है क्वालिटेटिव एबिलिटी का हो, वर्बल एबिलिटी का हो, लॉजिकल एबिलिटी का हो, इसके अंतर्गत जो आपका मैथ है वो 8वीं और 10वीं के स्टैंडर्ड का होता है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज घबराने की नहीं है। दूसरी चीज जो आपका जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश भी इनके अंतर्गत 10वीं से ऊपर स्टैंडर्ड की नहीं आती है। जो ग्रामर है वो 10वीं के स्टैंडर्ड की आपकी ग्रामर है वो आप इसके अंतर्गत आएगी, इससे ज्यादा नहीं। चीज क्या है, हम जब क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं। सबसे पहले हम अपना जो है टेम्पर लूज कर जाते हैं, हम जो है घबरा जाते हैं। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें सबसे चीज क्या है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आपने वो ठीक कितने किए कितने नहीं। अब आप मान लीजिए है इसमें समय की जो है पाबंदी है, इतने समय में इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। पहले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को फर्स्ट रीडिंग में जो आपको आता है उसे फटाफट 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 यस करते रहिए। जितने क्वेश्चन आपके आते हैं उसे कर दीजिए। अब सेकंड रीडिंग में जिनके ऊपर आपको बहुत कम समय लग के उसे आप कर सकते हैं, तो सेकंड रीडिंग में उसको करिए, थर्ड रीडिंग में उसको। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन जो नहीं आता है केवल उसके बारे में सोचते रहे और सारा समय आपका उसमें निकल जाए और आगे के आप क्वेश्चन कुछ भी ना कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं, ये ध्यान रखना है। और समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस समय सीमा के अंतर्गत हमें उन क्वेश्चनों को जो है पूरा करना है, उसी से ये नंबरिंग होती है। और दूसरे, हमें केवल ये भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जब कभी यदि हम सब चीजें पास कर लें तो हम जो हमारा इंटरव्यू है, यदि हमारा इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ तो केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले 80% वेटेज आपके मार्क्स पहले जो है रिटन टेस्ट में जो है आपके किस प्रकार के आए हैं उसका जो है वेटेज आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है 20% वेटेज, केवल 20% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। तो इसलिए मन के अंदर सबसे पहले आप विश्वास रखें कि यदि हमें बैंक में जाना है तो उसकी तैयारी सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है किसी भी चीज में जाने के लिए। हर चीज में 8वीं 10वीं से ज्यादा स्टैंडर्ड की कोई चीज नहीं है जिसे आप भली भांति कर सकते हैं। 8वीं 10वीं की आप ग्रामर की किताब उठाइए, उससे अपनी स्टडी करिए। 8वीं 10वीं का जो है मैथमेटिक्स उठाइए, उससे अपनी स्टडी करिए। कहीं थोड़ा सा ज्यादा संशय हो तो बैंकिंग से संबंधित जो है आपकी कोचिंग वगैरह भी आपकी होती रहती है, वो कोचिंग आप कर सकते हैं। और बैंक जाने के बाद आप अपने आप में इतना कंफर्टेबल फील करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ वास्तव में, क्योंकि आपकी कोई भी पोस्ट होगी, चाहे वो IAS की पोस्ट हो, चाहे दूसरी PCS की पोस्ट हो, चाहे किसी भी पोस्ट, सब में जो है आपका राजनीतिक इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है। केवल एक बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर राजनीतिक इंटरफियरेंस नहीं है। वहां व्यक्ति जो सही है वो कर सकता है, किसी दबाव में आकर काम करने की आवश्यकता उसे नहीं होती है। तो वहां उसे सुकून मिलता है कि मैं अपनी इच्छा से क्या काम, वो से कहते हैं कि आज बहुत प्रेशर है, सब कुछ है, परंतु मैं कह रहा हूं कभी भी कोई गलत काम मत करिए। कभी कोई गलत, जो आपके मन को करे अच्छी तरह से करिए, स्पीड से करिए, वो जरूरी है। ये नहीं कि बदतमीजी से करे, वो भी नहीं है। सब अच्छी तरह से, सबके जो है ग्राहक हमारा जो है भगवान है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए वो कार्य करिए, तभी जो है सब चीजें हम आगे बढ़ेंगे। परंतु यदि आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको बैंक जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस देगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। तो उसी के अनुरूप आप तैयारी करिए और आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय JK जैन साहब। दोनों तरीके के मुद्दे आपने रखे कि यदि बैंक में एक तो जाना बहुत सरल है, 10वीं स्तर तक की गणित इत्यादि आती है, जो ये लगने लगता है कि बैंक में जाना माने गणित से बच्चे डरने लगते हैं, तो वो जो पढ़ करके गए हैं उसी का केवल रिवीजन करना है। दूसरा, जाने के बाद आपको क्या क्या अच्छी सुविधाएं मिलेंगी वो भी आपने एक बहुत विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी दी। और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूं आदरणीय डॉक्टर TC जैन साहब, टैक्स एडवोकेट हैं जो, तथा हम सबके बीच में न्यायिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर TC जैन साहब, टैक्स एडवोकेट।